पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि स्टेट में फ्री और फेयर चुनाव नहीं हो रहे हैं। उन्होंने गवर्नर जगदीप धनखड़ और इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत करी है। इसके बाद वो एक बूथ पर धरने पर बैठ गई थी। ममता बनर्जी दोपहर के बाद अपने घर से निकली और व्हील चेयर पर बैठे हुए ही कई बूथों तक पहुंची। बोयाल गांव में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के लोग उन्हें वोट नहीं डालने दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मुसलमान लोग थे। उनका कहना था कि ऐसा कम से कम 10 चुनाव बूथों पर हो रहा है। बोयाल में ही भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। दोनों पार्टी के लोग आमने सामने आ गए, बवाल हुआ, झड़पें हुई और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को इंटरफेयर करके हालात को काबू में करना पड़ा। ममता बनर्जी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि दूसरे स्टेट्स के लोग पश्चिम बंगाल के इन बूथों पर बवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत करी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को फोन करके चुनाव में गड़बड़ी होने की शिकायत करी है। दूसरी तरफ असम विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की वोटिंग वाले दिन यानी 1 अप्रैल 2021 को भाजपा उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पाथरकांडी से भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की पर्सनल गाड़ी में ईवीएम मिलने के वीडियो को एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर भाजपा पर हमला बोल दिया। हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब भी ईवीएम किसी पर्सनल गाड़ी में मिलने की वारदात होती है तो उसमें कुछ बातों में सिमिलरिटी होती है, यानी कुछ बातें एक जैसी होती हैं। प्रियंका गांधी के मुताबिक पहली बात यह कि ऐसी गाड़ियां भाजपा उम्मीदवार या उनके साथियों की ही होती हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरह के वारदातों को छुपा दिया जाता है। और तीसरी बात यह है कि भाजपा अपनी मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल करके ऐसी घटनाओं, ऐसी इंसिडेंट्स को सामने लाने वाले को ही कल्प्रिट बता देती है। प्रियंका गांधी ने अगले ट्वीट में लिखा कि इस तरह के कई इंसिडेंट्स, कई वारदातें हो चुकी हैं और इस बारे में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांग करी कि उसे ऐसी शिकायतों पर फौरन एक्शन लेना चाहिए और ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर री-इवैल्यूएशन करना चाहिए। तो दोस्तों, असम और बंगाल के इलेक्शन से जुड़ी खबरें जो मैंने आपको बताई हैं, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल से भेजी गई फोर्सेस से लेकर गोदी मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किस तरह करती है, इसको समझने के लिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता ही है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही है। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने बयान दिया है कि वो 200 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि बीजेपी को पिछली बार यानी 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? नहीं पता होगा, मैं बताती हूं, सिर्फ 3। जी हां, ये सच है। और अब बीजेपी दावा कर रही है कि वो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 200 सीटें जीत लेगी। है ना कमाल का सियासी तमाशा। आपको बता दूं कि 2016 में बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 291 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 263 सीटों पर उसकी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। और उस चुनाव में कांग्रेस ने 44 और सीपीएम ने 26 सीटें जीती थीं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो मीडिया ने देश भर में यह प्रोजेक्शन कर दिया है कि मुकाबला सीधा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और मोदी की बीजेपी के बीच है। दूसरी पार्टियां तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। गोदी मीडिया की तरफ से किया गया यह प्रोजेक्शन एक पूरा बेस तैयार कर देता है कि भाजपा की हालात चुनाव में बहुत मजबूत है। मीडिया पूरे देश को कन्विंस कर देता है कि बीजेपी चुनाव जीतने वाली है। ये हालात बंगाल के बाहर रह रहे दूसरे स्टेट के लोगों पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन याद रखिए, आज जो आपको दिखाया जा रहा है उसकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। गोदी मीडिया ये काम चुनाव के 4 साल पहले से ही शुरू कर देता है।
वो बीजेपी को एक तरह से स्टेट की मेन ऑपोजिशन पार्टी की तरह सड़कों पर मेहनत करता हुआ बतलाता है। और बीजेपी भी दरअसल चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी सत्ता पक्ष और दूसरे अपोजिशन पार्टी के अनसेटिस्फाइड और नाराज नेताओं की तलाश करती है और उन्हें अपने दल में शामिल होने के लिए राजी कर लेती है। आपको बीजेपी की मोडस ऑफ ऑपरेंडी को और बारीकी से समझने के लिए मैं आपको त्रिपुरा ले चलती हूं, क्योंकि त्रिपुरा का 2018 का इलेक्शन एक ऐतिहासिक चुनाव था। भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार वाम दल की बीजेपी के साथ सीधे टक्कर थी। 2013 में जो चुनाव हुआ था उसमें वाम मोर्चा के 52.3% वोटों के हिस्से के कंपैरिजन में बीजेपी को सिर्फ 1.5% वोट ही मिले थे। आपको बता दूं कि त्रिपुरा में इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी ने खुलेआम एक अलगाववादी आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के साथ गठबंधन कर लिया था, जिसका इतिहास वायलेंस से जुड़ा रहा था। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चुनाव से पहले तृणमूल के 6 विधायकों सहित त्रिपुरा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सभी बदनाम और करप्ट मेंबर्स को पार्टी में शामिल कर लिया था। इसके साथ साथ त्रिपुरा में कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को पूरी तरह बीजेपी ने खरीद लिया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बीजेपी की तरफ से उतारे गए 60 में से 44 उम्मीदवार पुराने कांग्रेसी थे, जिन्हें अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छा सपोर्ट हासिल था, और इसी के चलते कांग्रेस का 96% वोट शेयर बीजेपी में चला गया। साथ ही बीजेपी ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का पार्टी में वेलकम करने के लिए एक बड़े पैमाने पर पब्लिक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें मोदी सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया और इस पूरे सियासी तमाशे से एक माहौल बनाकर मीडिया के जरिए भुनाया गया। कौन कौन सी कम्युनिटी को कैसे अपनी तरफ खींचना है, इसके लिए बीजेपी ने डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल किया। 2017 के मणिपुर और त्रिपुरा चुनाव में शिवम शंकर सिंह ने बीजेपी के लिए काम किया था। सिंह ने डेटा की मदद से पूरी चुनावी स्ट्रैटेजी पर काम किया। उन्होंने डिटेल में बीजेपी की मोडस ऑफ ऑपरेंडी का खुलासा किया है। उनके मुताबिक सबसे पहले डेटा एनालिसिस करने वाली टीम स्टेट के बूथ लेवल पर वोटिंग डेटा की जांच करती है। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 20 से पता चलता है कि किस बूथ पर कैसे वोटिंग हुई है। इससे समझा जा सकता है कि किसी पार्टी का कोर वोटर कौन है और शिफ्ट कर जाने वाले वोटर्स कौन हैं। यह टीम संसदीय और विधानसभा चुनाव का डेटा इलेक्शन कमीशन से लेती है और उन्हें जोड़कर ट्रेंड की पड़ताल कराती है। त्रिपुरा में बीजेपी ने वोटर लिस्ट को डिजिटली कन्वर्ट करके मोबाइल नंबर से जोड़ दिया, ताकि सोशल मीडिया के जरिए सब तक मैसेजेस पहुंचाए जा सकें। इसके बाद का काम बीजेपी के आईटी सेल का है। बीजेपी का आईटी सेल लोकल नेताओं के जरिए ऐसे हिंदुओं की कम्युनिटीज और जातियों की पहचान करते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के कट्टर खिलाफ हों। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल से मैसेजेस तैयार करवाए गए कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। लव जिहाद जैसे मैसेजेस सोशल मीडिया पर खासतौर से सर्कुलेट किए गए, जो सच नहीं होते हैं। लेकिन पोस्ट थ्रो का ही जमाना है, किसी को सच्चाई की परवाह नहीं होती। ऐसे मैसेजेस से बीजेपी लोकल धार्मिक भावनाओं यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़काती है। इसके साथ ही फेक न्यूज को जमकर फैलाया जाता है। जैसे सीरिया का वीडियो भेजकर कहा जाता है कि देखो मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है। बीजेपी लेयर्स में काम करती है। हिंदुओं में भी बहुत से अलग अलग कम्युनिटीज हैं। उनके लिए वो अलग रणनीति, अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। जैसे त्रिपुरा में लगभग 18 गोरखनाथ मंदिर हैं, तो वहां चुनावी कैंपेन में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उतार दिया ताकि उनसे जुड़े लोगों पर ज्यादा असर पड़े। यानी वोटर्स के लिए पूरी तरह से जाल बिछा दिया जाता है कि किस तरह से उन्हें घेरना है। और जब चुनाव का फाइनल काउंटडाउन शुरू होता है तब इन सबको ट्रिगर किया जाता है।
चुनाव में जीत में ईवीएम को एक खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि चुनाव जीतने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी ईवीएम में छेड़छाड़ करनी होती है, जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 to 10% ईवीएम को हैक करके मनचाहे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं, बशर्ते आपको यह मालूम हो कि आपको किन बूथों पर ऐसा करने की जरूरत है। कुछ ही बूथों पर बदले गए वोट्स पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासी शक्ल को बदलने की ताकत रखते हैं। दरअसल बीजेपी का असली खेल इलेक्शन कमीशन से शुरू होता है। पहले यह प्लान किया जाता है कि किस इलाके में किस बड़े नेता की सभा यानी रैली या रोड शो होगा। फिर इलेक्शन कमीशन उसी के बेस पर पूरे स्टेट के चुनाव को डिफरेंट फेजेस में होने का ऐलान करता है। अब बंगाल जैसी स्टेट में 8 स्टेजेस 8 चरण में चुनाव कराने की हकीकतन कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कराए जा रहे हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का दौरा करके मतुआ समुदाय को भाजपा की तरफ खींचने में लगे हैं। चुनाव के हर फेज में बीजेपी बढ़ चढ़कर दावे करती है। जैसे बंगाल में पहले चरण के बाद अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी 30 में से 26 सीटें जीतेगी। कल चुनाव आयोग ने असम के 8 अखबारों को नोटिस जारी किया है, जिसमें भाजपा के एक एडवर्टाइजमेंट के टाइटल के तौर पर यह दावा किया गया है कि पार्टी सभी 47 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापा गया है। इस एड के जरिए वोटर्स के दिमाग को पहले से ही बीजेपी के फेवर में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई है। लेकिन आपने ये खबर ना कहीं सुनी होगी ना कहीं भी पढ़ी होगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी हर तरह से वोटर्स के माइंड को हैक करने की कोशिश करती है। यह सब जानते बूझते किया जाता है और ईवीएम को आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में ही वहां हुए ज्यादातर मतदान के बीच ही ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत तृणमूल कांग्रेस कर रही थी। वो कह रही थी कि वोटिंग मशीनों को कुछ जगह पर फिक्स किया गया है। त्रिपुरा में 2018 के चुनाव में वाम मोर्चा के मुख्यमंत्री मनिक सरकार ने ईवीएम में गड़बड़ी के इल्जाम लगाए थे। उन्होंने जिस सीट धनपुर से चुनाव लड़ा वहां गड़बड़ी के सबूत भी मिले थे। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने यह एक्सेप्ट भी किया था कि 4 विधानसभा सीटों के 4 मतदान केंद्रों में मतदाताओं यानी वोटर्स की कुल तादाद और वहां हुई वोटिंग की तादाद अलग अलग रही थी। उस वक्त वाम मोर्चा ने इलेक्शन कमीशन को भेजे गए एक ज्ञापन में इल्जाम लगाए थे कि ईसीएल इंजीनियर्स ने राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव की गैर हाजिरी में चुनाव से एक दिन पहले रात में ही ईवीएम खोल दी थी। पानी सागर विधानसभा क्षेत्र में सभी ईवीएम के अलावा धर्मनगर के 12 और जुबराज नगर के 3 ईवीएम खोली गई थी। उन्होंने कहा कि इससे शक पैदा होता है क्योंकि निर्वाचन ऑफिसर के ऑफिस में उम्मीदवारों के इजाजत के बिना पूरी तरह से तैयार ईवीएम को खोलने का हक किसी को नहीं है। खेल न सिर्फ ईवीएम के जरिए किया जाता है बल्कि काउंटिंग के वक्त भी बहुत कुछ पलटाया जाता है। जैसे नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वैसे ही 2018 में मनिक सरकार धनपुर में चुनाव लड़ रहे थे। काउंटिंग के वक्त एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि मनिक सरकार तकरीबन 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उस वक्त लगा था कि मनिक सरकार भी हारेंगे। जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, मनिक सरकार बीजेपी उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे। ये हैरान करने वाली बात थी। बताया जा रहा है 4 राउंड की काउंटिंग तक मनिक सरकार पीछे रहे। वहीं उसके बाद बीजेपी ने शिकायत करी कि ईवीएम मशीन पर पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर्स नहीं हैं। यानी अपने उम्मीदवार के आगे होने के बावजूद बीजेपी ये शिकायत करने लगी कि फलाना जगह की ईवीएम में पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर्स नहीं हैं।
फौरन चुनाव आयोग ने उसके बाद काउंटिंग बंद करवा दी। इसके बाद मलिक सरकार ने खुद सामने आकर बयान दिया कि बीजेपी माहौल खराब करके मतगणना यानी काउंटिंग को प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस कर रही है। सीपीएम द्वारा आयोग में इसकी शिकायत करने पर देर शाम को रीकाउंटिंग हुई, जिसमें मलिक सरकार तकरीबन 5142 वोट से जीत गए, वो भी पूरे नतीजे आने के बाद। ये तो हॉट सीट का मामला था तो सामने आ गया, लेकिन कितनी ही सीटों पर तो कलेक्टर अपनी मनमानी कर लेते हैं और मन चाहे फैसले लेकर विशिष्ट पार्टी यानी कि स्पेशल पार्टी को जीत दिलाने में अहम रोल निभाते हैं। इसलिए ये कहना कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम में छेड़छाड़ करके चुनाव जीतती है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। बहुत सारी लेयर्स में काम किया जाता है। कहीं वोटर्स के माइंड को हैक किया जाता है, कहीं चुनाव अधिकारियों की तरफ से ईवीएम हैक करी जाती है, यानी पूरी कायनात मिलकर बीजेपी को इलेक्शन जिताने में लग जाती है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे पूरे वीडियोस और दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।